हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स ब्रेन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का क्या है या प्रकाश की परिवर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते होइएगा कि मिरर जो है, ग्लास जो है, इस पर सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है और पड़ने के बाद सूर्य की प्रकाश लौट करके फिर पुनः दूसरी जगह लौट जाती है, जो कि आपको देखने को मिलता है, आईना चमकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के स्रोत क्या है। मतलब स्रोत मतलब जहां से प्रकाश मिलता है, उसका यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है कि वह स्थान या वह पदार्थ जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका सूर्य हो जाएगा, मोमबत्ती भी हो जाएगा, टॉर्च लाइट भी हो जाएगी, क्योंकि वहां से प्रकाश निकलते हैं। और इसको जो प्रकाश निकलते हैं ना, इसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में आपके जो तारे हैं जैसे कि सूर्य है ना, ये आपका इसमें शामिल हो जाएगा। और प्राकृतिक स्रोत में जो जिसको मनुष्य ने बनाया है, जैसे कि आपका मोमबत्ती है, मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं ना, बिजली का बल्ब है, ये आपका अप्राकृतिक में चला आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखिए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने, मतलब कौन कौन से नियम है उसमें। तो सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण एक अभिलंब के तीनों तल पर ही रहते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये एक तल हो गया और ये जो आपतित किरण है और दूसरा परावर्तित किरण है। आपतित किरण जो तल के तरफ आती है और परावर्तित किरण जो लौट जाती है, और इसके दोनों बीचों बीच में एक अभिलंब होता है। ये तीनों क्या करते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं। ये तो इसका पहला नियम होगा। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ से जो आपतन कोण है और दूसरा जो परावर्तन कोण है, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अब देखें यहाँ पर जो प्रतिबिंब किसी वस्तु किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ दर्पण दिया है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा ये छोटा हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। अब यहाँ पर दर्पण से है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसका नाम तो गोलीय है तो गोला ही होगा। ठीक है ना, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले के एक भाग की तरह होता है। अपने साइकिल का वो घंटी खोल देते हैं ना ऊपर से, तो ऊपर से कटोरा की तरह जो निकलता है, वो गोलीय दर्पण का एक स्पष्ट नमूना है। ठीक, अगला यहाँ पर अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखें। जो अवतल दर्पण है, इसके कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं, इसको लिखना है। ठीक है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में, जो जेंट्स का हजामत होता है ना, सैलून, उसमें तो जल्दी देखने को नहीं मिलता है, सभी लोग समतल दर्पण ही लगाए हुए हैं। लेकिन ब्यूटी पार्लर में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर कहीं मिलता है वहां पर। दूसरा, वाहनों के हेडलाइट में और ये साइड मिरर में होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना, लेंस पूछ रहा है, तो साइड मिरर में जो
जो जो लाइट होता है ना गाड़ी के आगे जो बल्ब होता है उसमें कटोरे की तरह जो अंदर की तरफ रहता है ना, ये होता है आपका अवतल दर्पण, और यहाँ पर बीच में बल्ब लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा। रोगियों के आंख, नाक इत्यादि की जांच करने के लिए डॉक्टर एक जो रखता है ना स्टेन के साथ, वो आपका उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में भी सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा निकलता है ना, उसको एकत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर ऊर्जा का स्टोर करने में। आगे अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये अंतर, खास अंतर हो जाएगा दोनों में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, और इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। और जो आपने पानी में, जो ये पानी है ना, पानी में गड़ा हुआ एक आप लकड़ी को देखिएगा तो लगेगा कि ये लकड़ी जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है यहाँ से। ठीक है ना, और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ प्रकाश का जो अपवर्तन है वो यहाँ पर कार्य करता है। दूसरा है, नोट इसमें बोल रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जहाँ पर वायु भी ना हो। ठीक है ना, और निर्वात में अब ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की चाल नहीं होती है। ठीक है ना, बिल्कुल शून्य होती है। हवा में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको आप यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, 3 लाख होगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 मीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इतना किलोमीटर चलता है 1 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीडियम माध्यम जितना सघन होता जाएगा प्रकाश की चाल में उतनी कमी होती जाएगी। यदि आप ध्वनि की चाल में चले तो माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि की चाल उतनी तेज होगी। आप यहाँ पर जो धातु होते हैं, धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, ठीक है, जल में उससे कम और हवा में सबसे कम, और निर्वात में तो 0 हो जाता है। ठीक है ना, सबसे कम निर्वात में भी कर सकते हैं, निर्वात में इसका चाल ही नहीं होता है। आप यदि हमारे इस स्टूडेंट ब्रेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए, वहां पर आपके कुछ नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। कांच का उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप किस तरह से करेंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कांच की जो लेंस होती है ना, इसको आप किस तरह से पहचान करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रत्येक टुकड़े को किसी पुस्तक के पास लेकर के जाएंगे और बारी बारी से सबको ध्यान से देखेंगे, और यदि उसमें जो कागज होगा ना उस पर कोई अक्षर लिखा हुआ होगा, उसको जब पढ़ेंगे तो जब अक्षर बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस है, यदि वो अक्षर छोटा दिखाई देने लगे तो अवतल लेंस हो जाएगा। यदि जो अक्षर है उसमें न वो बड़ा दिखाई दे रहा है और न ही छोटा दिखाई देता है तो ये यानी कि वो वृत्ताकार प्लेट का कांच का टुकड़ा है। ठीक है, इस तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है और इसको हम किस रूप में नापते हैं, इसका मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब प्रकाश किरण लेंस से होकर के गुजरती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और प्रकाश की किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कही जाती है। जैसे कि ये लेंस हो गया ना आपका, तो यहाँ से प्रकाश चल रही है और यहाँ से लेंस से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, या इधर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर जाने लगती है, या अभिलंब के तरफ आने लगती है। किसी भी तरह से जो लेंस है, ये लेंस आपका हो गया, तो लेंस का ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये अब जा रही है तो इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो मुड़ती है ना, लेंस से जो मुड़ जाती है, इसी को हम लेंस का फोकस क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है डायप्टर।
पूछा जाएगा कि लेंस के फोकस दूरी लेंस के फोकस का मात्रक क्या होता है, तो आप यहाँ पर डायऑप्टर लिख सकते हैं। ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो इसको हम डी से सूचित करते हैं, क्योंकि डायऑप्टर डी से ही लिखाएगा ना, कैपिटल बड़ा डी से इसको सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक क्या है या अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो किसी माध्यम से अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट में क्या बोल रहा है, नोट में बोल रहा है कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा 2.42। यहाँ पर अपवर्तनांक के नियम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक के कितने नियम हैं। तो अपवर्तनांक के 2 नियम हो जाएंगे, पहला आपतित किरण और दूसरा, पहले हम लोग आपतित किरण के बारे में पढ़ते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये हो गया ना आपतित और परावर्तित किरण। किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण तथा ज्या के त्रिज्या के अपवर्तन की कोण की ज्या का अनुपात नियतांक 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साबित करें कि f बराबर r/2, फोकस दूरी बराबर रेडियस बटा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया है, पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, नीचे जो पिक्चर दिया गया है इसमें b यहाँ पर जो दिया गया है ना, b और b1, यहाँ पर एक अवतल दर्पण दिया गया है जिसमें P को ध्रुव माना गया है और इसका मुख्य फोकस PC है। ठीक है ना, और PC के समानांतर निकट एक AB से परिवर्तन करके उसके बाद इसका फोकस दिखाया गया है, जबकि ये आपका यहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से लेकर के हम इसको सर्कल करेंगे, ये गोल घेरेंगे। ठीक है ना, तो बीच में जो आता है उसको हम सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो ये बड़ा गोला होगा। ठीक है ना, और इधर C के इधर भी आएगा आपका बहुत बड़ा। ठीक है ना, ये केंद्र हो जाएगा, रेडियस जिसको बोलते हैं। और केंद्र और ये जो है इसका वृत्त का जो कहेंगे ना, इन दोनों के बीच के जो होता है ना सेंटर, वहां पर ये होता है फोकस। और इसको जब हम अवतल दर्पण पर अनंत से प्रकाश गुजारते हैं तो ये फोकस पे आके यहाँ पर क्या होता है, ये टकराता है। तो यहाँ पर इस तरह से पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और उसी को यहाँ पर समझाया गया है, उसी को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि f बराबर r2 आपका उसी तरह से होगा, उसको यहाँ पर फॉर्मेट में लिख करके बताया गया है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समान नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता है। तो समान आंख की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है कि कितनी नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो वह 25 सेंटीमीटर। उससे नजदीक की वस्तु को क्यों नहीं देख पाता है, तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है मनुष्य, लेकिन 25 सेंटीमीटर से यदि कम होता है तो यहाँ पर वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बन पाता है, स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता। अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मानव को देखने के लिए दृष्टि पटल पर उसका प्रतिबिंब बनना एकदम जरूरी है। कितनी दूरी होती है, इसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्ष के समानांतर चलने वाले सभी आपतित किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष जो होता है कि एक बिंदु से होकर के आकर मिल जाती है। इस कारण से इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा पिक्चर से समझ लेते हैं कि ये हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये प्रकाश इससे परिवर्तित होता है तो ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर आकर के ये मिलने लगते हैं। इस कारण से इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये आपका अगला चैप्टर है और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि मानव नेत्र यह प्राकृतिक द्वारा दी गई प्रकाशीय यंत्र
जो हमारे लिए क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ना। और जिन्हें नेत्र गोलक कहा जाता है, यह बाहरी, इसके जो बाहरी सफेद चमड़ी की होती है और ये पारदर्शी होती है, जिससे श्वेत पटल कहा जाता है। इसका अगला भाग कर्निया कहलाता है। आंखों के ये पार्ट के नाम यहाँ पर इसमें चर्चित किए गए हैं। अगला है मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें। तो मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी भागों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मानव नेत्र प्राकृतिक पद्धति द्वारा, भगवान के द्वारा प्राप्त दिया गया एक ज्ञानेंद्रिय है, जिसे हम अद्भुत संसार को देख पाते हैं। मानव नेत्र एक गोलीय प्रकाश यंत्र है, जिसमें बहुत सारे संरचनाएं भी पाई जाती हैं, और हम लोग उन सबको बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट में आता है इसमें दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या है? यह मानव नेत्र की ऊपरी परत है जो सफेद कड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद होता है कर्निया। यह दृष्टिपटल के सामने वाले भाग में उभरे संरचना की तरह होती है, जो वस्तु से आने वाली प्रकाश को रेटिना पर इसी माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है कोराइड। कोराइड क्या है? यह दृष्टिपटल के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। यह आगे चलकर दो परत में विभक्त हो जाती है। आइरिस। आइरिस क्या है? यह पुतली है, पुतली का नाम है, इसे हम पुतली भी कहते हैं। और आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा गोलक छिद्र होता है। ठीक है ना, जिससे प्रकाश क्या होती है, आंखों के अंदर पहुंचती है, और आइरिस के द्वारा ही आंखों की रंग की पहचान होती है। नेत्र द्वार या पुतली। पुतली का रंग काला होता है, क्योंकि ये इसलिए काला होता है क्योंकि किसी रंग का परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो सके, इसलिए नेत्र ये काला रंग का होता है। सिलियरी मांसपेशी भी होती है। सिलियरी मांसपेशी, इससे क्या होता है, लेंस लटका रहता है। ठीक है ना। और लेंस की जो फोकस दूरी है, इसको घटाने बढ़ाने का ये कार्य करती है। रेटिना। आंख के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नोट में क्या बोल रहा है कि लेंस और कर्निया के बीच एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे नेत्रत्रोध कहते हैं, और ये इसी कारण से आंसू जो है द्रव कारण बन करके यहाँ से निकलता है। ठीक है ना। और इसमें एक यूक्वियस हुमस होता है, जो नमकीन द्रव्य बनाता है, और इस कारण से आंखों के जो आंसू निकलते हैं वो नमकीन होते हैं। लेंस और रेटिना के बीच द्रव्य को कचाव द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की क्रिया विधि का वर्णन करें। आंख किस तरह से कार्य करता है ना, उसके बारे में। तो सबसे पहले मानव नेत्र की एक फोटो, मानव नेत्र जो है ना, ये फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जबकि जब प्रकाश अपवर्तित होकर कर्निया के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है, तो नेत्र लेंस के द्वारा इसे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखने के लिए आपको एक समतल दर्पण को लेना होगा और इसे व्यवस्थित करना होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो, और इसे दर्पण के माध्यम से परिवर्तित करके कमरे में लेकर के जाना होगा, जहां पर आप आसानी से उसको देख सकें। ठीक है। इसे खिड़कियां या दरवाजों के माध्यम से बंद कमरे में लेकर के जाएंगे, और यहाँ पर एक गत्ता रखेंगे, लकड़ी या कोई भी कागज पेपर का टुकड़ा रखेंगे, जिस पर प्रकाश को हम लोग डालने वाले हैं। तो ये पेपर या कोई गत्ता होगा जिस पर प्रकाश पड़ेगा, तो ये कलर इसके हमें दिखाई देंगे। ठीक है ना। और इसमें महीन छिद्र होता है, ताकि ये छिद्र से होकर के प्रकाश गुजर सके। ठीक है ना। ये जो हम प्रकाश लेकर के जाते हैं, तो प्रकाश को हम क्या करते हैं, ये प्रकाश ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में लेकर के जाते हैं। एक गत्ता रखते हैं जिसमें छेद करके, फिर पीछे एक गत्ता रखते हैं जिस पर ये प्रकाश पहुंचता है। तो एक पेपर होता है, एक मोटा सा, ठीक है, जिसमें होल होता है, और प्रकाश इसमें से आसानी से प्रवेश कर जाती है, और पीछे जो है पतला सा प्रकाश एक जो दूसरा गत्ता होता है उस पर पहुँचता है। ठीक है ना। और प्रकाश के किरण के पथ में एक प्रिज्म को इस प्रकार रखते हैं कि उसके परावर्तक सतह से प्रकाश का किरण प्रवेश करे, तथा जब बाहर निकले तो उसके सामने एक सफेद पर्दा डाल देते हैं। तो देखिए कैसे एक प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म है। ठीक है ना। और प्रकाश की किरण जो गत्ता से होकर के, जो बाहर होकर के निकल के आ रहा था, जब निकलेगा तो ये प्रिज्म से होकर के गुजरेगा, तो ये प्रकाश की जो किरण है ना, ये क्या हो जाएगी कि इसके सातों रंग क्या हो जाएंगे,
बंट जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे। तो पीछे नीचे जो एक गत्ता रहेगा या पर्दा रहेगा सफ़ेद रंग का, जिस पर ये सारे रंग आपको आसानी से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ऊपर आपको सबसे ऊपर रेड दिखेगा यानी लाल दिखेगा। ठीक है, उसके बाद नारंगी दिखेगा, उसके बाद हरा, नीला, जामुनी और सबसे नीचे आपका बैगनी होगा। दरअसल ये होता इस कारण से है कि सारे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अलग होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब उसका चाल होता है। तो सारे प्रकाश की चाल अलग होती है। कोई प्रकाश काफ़ी तेजी से चलता है तो कोई उससे थोड़ा धीरे चलता है, जिस कारण से प्रिज्म से टकराने के बाद से ये क्या हो जाते हैं, ये बट जाते हैं। इसमें बैगनी जो होता है इसका चाल सबसे कम होता है और लाल का चाल सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 620 से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, जबकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य 400 से 440 नैनोमीटर होता है। अब इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसे कहते हैं या ये कब बनता है? तो इंद्रधनुष होता है ना, ये बनता है वर्षा होने के बाद, जब जल की बूंदें आसमान में, ठीक है ना, जल की बूंदें आसमान में क्या होती हैं, ऊपर छूट जाती हैं, जो कि इस तरह से जो प्रिज्म के आकार का कुछ रंग धारण कर लेती हैं, और इस कारण से जब प्रकाश इस पर पड़ता है ना तो उसके सातों रंग बिखर जाते हैं और ये सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि प्रकाश इधर से आ रहा है तो इसका जो वन विक्षेपण हो रहा था, प्रकाश सूर्य था तो सूर्य के विपक्ष में हो रहा था, मतलब विपरीत दिशा में। तो जब आप यहाँ पर खड़े होइएगा तो आपको इधर ही दिखाई देगा, इधर दिखाई नहीं देगा, पीछे नहीं दिखाई देगा, सूर्य की तरफ से, सूर्य के सामने दिखाई देगा। यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में यह रंगीन पट्टी तैयार हो जाती है और यहीं पर आपको ये देखने को मिलता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ताकि ये धनुष के आकार का होता है इस तरह का। ठीक है ना, इसको इंद्रधनुष दिखाई कहते हैं। इसमें लाल, बाहरी कोर में लाल रंग दिखाई पड़ता है और आंतरिक कोर में बैगनी दिखाई देता है। ऊपर बाहर लाल और नीचे आपका किस रंग का, बैगनी कलर का दिखाई देता है। यदि आप हमारे स्टूडेंट ब्रेन का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन किसी कान पर पकड़कर प्रकाश के अंश के कई दिशाओं में छितारने की प्रक्रिया को, यहाँ कान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए किरण, किसी किरण को या प्रकाश के किसी अंश को कई दिशाओं में मतलब छितारने या प्रसारित करने या वितरित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश यहाँ पर चल रहा है और प्रकाश सीधा न जा करके ये मुड़ने लगे, ठीक है ना, ये बटने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। दूसरा है टिंडल प्रभाव, ये भी प्रकाश से ही संबंधित है। इसमें कोलाइडी विलयन या निलंबित कोनों से प्रकाश का प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसको आपको याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। और ये आकाश का रंग इसलिए दिखाई देता है कि जब प्रकाश की जो किरण है वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण जो जलवाष्प होते हैं ना, उनसे टकराती है और सूक्ष्म अंकन गैस जो होते हैं या अणु जो होते हैं प्रकाश की किरणों से को परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, ऊपर ही भटकते रहते हैं और इनसे क्या होता है, इनसे नीले रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण से आसमान का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ये ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं टिमटिमाते। अब देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते, इनमें भी अंतर है कि तारों की अपेक्षा ग्रह हमारे नज़दीक होता है और इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के जो अस्थायित्व प्रभाव है इनके चलते प्राप्त किरणें की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य कभी कभी अनुभव भी नहीं होता है और ये अस्थायी रूप से चमकते रहते हैं। तारों के चलने वाले प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले जो परत होते हैं ना, उनसे गुजरने पर किरण पथ में विचलन होता है और तारों का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित होने लगते हैं। ये तारे निर्दिष्ट स्थान पर इधर उधर चमकते दिखाई देते हैं, अतः ये हमें तारे गाते हुए नजर आते हैं, यानी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ग्रह इस तरह से नहीं होता है। तारे हमसे काफ़ी दूर होते हैं और ये इनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, बहुत तारे इतने दूर होते हैं कि 2-2 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना, ये और कोई तारे तो सूर्य से कई गुने बड़े हैं लेकिन उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच भी नहीं पाता है, ये इतने दूर हैं। तो ज़्यादा दूर से प्रकाश आने के कारण से ये प्रकाश जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि वे ख़त्म हो गया, फिर प्रकाश पहुंचता है तो वे टिमटिमाते नजर आते हैं।
दूरदृष्टि वाला दोष वाला व्यक्ति। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो दूरदृष्टि जिनका होता है वे दूर की चीजों को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है ना, और नजदीक की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है, ठीक है ना, अतः वह चश्मा उतार कर ही निकट की वस्तुओं को देख पाएगा। यही कारण है कि दूरदृष्टि वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने के लिए अपना चश्मा उतार देता है, ठीक है। अगला चैप्टर विद्युत धारा से है। विद्युत धारा के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आवेश का अब अगला क्वेश्चन वोल्ट क्या है या वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि कोई कुलम्ब आवेश के अनंत से अनंत तक किसी बिंदु तक ले जाती है तो ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर इकाई आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब सेल क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है ना, सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर बनाए रखती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। और सेल की खोज 1776 ईस्वी में अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। और यहाँ इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव होता है तो दूसरा ऋण ध्रुव होता है। अब बैटरी क्या है, बैटरी सेलों के व्यवस्थित समूह है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बैटरी कहते हैं, जिसमें एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। जो हम लोग बैटरी हम लोग के यहाँ होता है ना, वह एक सेल मुख्य रूप से आपके 1.5 से 1.5 से 2 वोल्ट का होता है और जो बैटरी होता है वो 12 वोल्ट का होता है। तो इसमें कुछ एक से ज़्यादा सेल होते हैं ना, जिसको लगातार जुड़े हुए रहते हैं। विद्युत परिपथ क्या है या विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि आप हमारे स्टूडेंट ब्रेन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन अल्टीमीटर से है कि अल्टीमीटर किसे कहते हैं। अल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा की माप करता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि एक यहाँ पर आया और इसके बाद से ये जोड़ा जाता है, जिसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करती है और ऋण ध्रुव से ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वोल्टमीटर क्या है। तो वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। एक ये बिंदु और इस बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है ना। और इस परिपथ में इस तरह जोड़ते हैं कि धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करे और ऋण ध्रुव से बाहर निकल जाए। ओम के नियम किसने और कब दिया था, ठीक है। ओम का नियम किसने और कब दिया था। ओम का नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो यहाँ ओम का नियम ओम ने दिया था, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने ये नियम दिया था 1826 ईस्वी में। विभवांतर एक विद्युत धारा से संबंधित नियम है और इसको ओम का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओम का नियम क्या है ये भी पूछा जाता है। तो यदि किसी चालक तार में ताप को नियत रखा जाए तब तार से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा अनेक सिरों के बीच से विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करें या ओम के नियम का सत्यापन करें, ठीक है। दिए गए चित्र के अनुसार से बैटरी चालक तार स्विच एमीटर तथा वोल्टमीटर को सजाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहले देखते हैं किस तरह से उसको सजाएंगे। जैसे स्विच के माध्यम से परिपथ बंद करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं और यहाँ पर स्विच से एक तार को जोड़ देते हैं और नीचे फिर यहाँ से हम लोग परिपथ लगाते हैं, ताकि ये जब यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये आके नीचे यहाँ पर सट जाएगा। करने लगते हैं। इसके बाद एक जगह से 2 सेल जोड़ते हैं और पठन नोट करते हैं। इस क्रिया को लगातार 3, 4, 5 क्रम में जोड़ते हैं और इस पठन को नोट करते जाते हैं। V/R के अनुपात में हमेशा बराबर होते हैं और इन दोनों को ग्राफ खींचते हैं। V को x अक्ष पर तथा L को y अक्ष से लेकर के ग्राफ खींचने पर एक सील रेखा प्राप्त होता है और इससे साबित हो जाता है कि ओम का नियम सत्य है। तो ठीक है, एक कार्यकलाप है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि आगे अगले वीडियो में हम लोग इसको ग्राफ बना करके ग्राफ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है या रेजिस्टेंस क्या है। इसको हम लोग देखते हैं कि किसी पदार्थ का वो कौन सा गुण है, ठीक है ना, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका वही गुण है जिसके होकर के विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन प्रवाहित होने में उसका विरोध किया जाता है, मतलब वो अर्धचालक होते हैं, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा जितने भी प्रतिरोध होते हैं वे रेजिस्टेंस होते हैं, वे गर्म होने लगते हैं क्योंकि वहां पर विद्युत का क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस विभवांतर बाई विद्युत धारा, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना होगा, यानी कि R बराबर V/R, जहां पर R क्या है, प्रतिरोध है और V बराबर विभवांतर है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। I इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा आप कह सकते हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, मतलब जो प्रतिरोध है ना कौन कौन से बातों पर निर्भर करती है, ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना, करती है, जैसे कि तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई बढ़ने लगती है तो प्रतिरोध उसके अनुसार से बढ़ते चला जाता है। तार यदि पतला हो तब भी प्रतिरोध बढ़ता है, मोटा हो तो थोड़ा सा उसमें प्रतिरोध कम होता है। तार के ताप पर तार यदि गर्म होने लगता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, अब बढ़ने लगता है, ठीक है ना। ताप बढ़ने पर, गर्म होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। समान लंबाई वाले मोटे तार यदि अलग अलग पदार्थ के बने हो तो प्रतिरोध अलग अलग होंगे, मतलब सारे पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे कि सोना का जो प्रतिरोध है काफी कम होता है और अल्मुनियम तांबा है, इसका प्रतिरोध उसके अपेक्षा ज्यादा होता है, लोहे का प्रतिरोध उससे भी ज्यादा होता है। तो ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन से पदार्थ का वो बना हुआ है। श्रेणी क्रम समूहन चित्र के अनुसार से AB BC CD इस क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहा जाता है। ओम का नियम दिया गया है यहाँ पर कि V बराबर IR, इसको याद करना होगा, ये है आपका ओम का नियम, जिसमें V बराबर IR जो दिया गया है R1 R2 R3, ये क्या होते हैं, विभवांतर के बीच होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, V बराबर जो विभवांतर होता है ना, इन सबको एक साथ जोड़ा जाता है और जो प्रतिरोध है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है, इसको भी एक साथ जोड़ दिया जाता है। और तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ ओम के नियम जो दिया गया है V बराबर IR, इसको क्या किया जाता है, इसके नियम से यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखे रहे हैं और इसके समीकरण जो दिए गए हैं इसे बना करके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है R बराबर R1 R2 R3, यहाँ पर इसको करके तो सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को लिखिए कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है और उससे आप क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा के विद्युत धारा का ऊष्मा में परिवर्तन होना ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यदि धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके चालक प्रतिरोध के विरुद्ध किया जाए तो यह कुल कार्य इसके बराबर हो जाता है। जूल के ऊष्मीय नियम को लिखिए कि जूल के ऊष्मीय नियम क्या है। तो उपयुक्त समीकरण से ब्रिटिश वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक है ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने 1841 ईस्वी में ऊर्जा से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसे ऊष्मीय नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे 1841 ईस्वी में ऊर्जा से संबंधित इन्होंने नियम दिया था। यदि किसी चालक में प्रतिरोध उस समय नियत रखा जाए तो उत्पन्न हुई ऊष्मा इसके परिणाम क्या हो जाते हैं, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती यहाँ पर हो जाता है।